ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, बजट 2025-26 के आने के बाद एक बार तो आपसे हमारा मिलना तय था। एक्चुअली माय स्टूडेंट्स, यू विल बी अ बिट सरप्राइज्ड कि इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे मीडिया के आज मीन्स अवेलेबल हैं, न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स के अलावा आपके और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं जिन पर आपने विस्तार से बजट 2025-26 के बारे में सुना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा एजुकेशन में एक चीज़ को मिसिंग पाता हूँ कि चीज़ें बहुत फैली हुई होती है और स्टूडेंट्स के स्केल पर वो चीज़ें केवल डेटा बनकर रह जाती है, आंकड़े, और आंकड़ों का कोई एंड नहीं होता। अब देखिए, आंकड़े इतने खतरनाक होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिज़रेली ने कहा था कि लाइज डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, इंसान को मिसलीड करने के 3 साधन होते हैं। तो देखिए, हमारे इस लेक्चर का टाइटल है एनिमल स्पिरिट, पैदा करने वाला बजट 2025-26। ये एनिमल स्पिरिट की क्या कहानी है वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए, एक्चुअली हमारी सरकार ने एक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत हम लोग 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना लेकर आए। अभी हमारा लक्ष्य रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तब तो हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, 35 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सोच रहे थे। अब मुद्दा यह उठता है कि हमारा जो ग्रोथ है वह पोस्ट कोविड के बाद जिस कदर बढ़ रहा था, जो पेंटअप डिमांड था वो रिलीज हुआ और ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा। वी आर गोइंग टू बी टू मच इंथुजियास्टिक कि हम विकसित भारत हो जाएंगे, क्योंकि जिस समय अमेरिका जैसे देश 2% ग्रोथ के लिए, चाइना 2 ग्रोथ पर जिस समय स्टैगर कर रहा था, उस समय हम इंडिया 7% ग्रोथ के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हमें तुषारपात तब हुआ, हमें एक जोल्ट तब लगा जब हम 2024 आप कह सकते हो, आप इसके सेकेंड तिमाही में जब हमारा जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया उस सेकेंड क्वार्टर में, तो वी वर शॉक्ड, क्योंकि उसके पहले क्वार्टर में 6.8% ग्रोथ था। क्योंकि इस बीच दुनिया में बहुत सारा बदलाव हुआ था, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेज आए थे, जियो इकोनॉमिक चैलेंजेज भी आए, उधर वेस्ट एशिया के वॉर, रशिया और यूक्रेन के वॉर। तो ये बात तो तय थी कि इस ग्रोथ को मेंटेन करना 7% में कुछ दिक्कतें आ सकती है। लेकिन जब उसके फर्स्ट क्वार्टर में 6.8%, 6.7% का हमारा ग्रोथ था, तो उससे कम होकर सीधे 5.4% आना ये बड़ी चिंता का कारण हुआ। गवर्नमेंट ने भी एक बार इस पर गंभीरता से सोचना शुरू किया और फिर हम लोगों ने पाया कि देखिए, इसका कारण है अंडर कंजम्पशन, अल्प उपभोग। अंडर कंजम्पशन इज द कॉज, दैट इज अंडर कंजम्पशन। मतलब हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का कहीं ना कहीं एक अल्प उपभोग जैसी चीज हुई। इस अल्प उपभोग से हम कैसे उभरे, अंडर कंजम्पशन से कैसे उभरे, दैट वाज गोइंग टू बी अ बिगर चैलेंज फॉर अस। तो हमने नए बजट में जो अपना नए प्रोग्राम लेकर आया, उसका नाम एनिमल स्पिरिट मैंने क्यों रखा, उसका बैकग्राउंड यहीं से बनता है। देखिए, ये जो टर्म एनिमल स्पिरिट दिया हुआ है, यह एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स, जीएम केन्स उनका नाम रहा है। और यही जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, उन्होंने यह नाम दिया एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट से उनका यह कहना था, उन्होंने, मैं आपको बताऊं, पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं कि ही वाज द फादर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति वही लेकर आए। और जॉन मेनार्ड केन्स ने
सरकार को, गवर्नमेंट को पहली बार इकोनॉमी के कॉकपिट पर बैठाया कि सरकार खुद डिमांड मैनेजमेंट के लिए, मांग प्रबंधन के लिए काम करेगी। और सरकार के पास दो हथियार होंगे। एक हथियार होगा वह सरकारी खर्च, और दूसरा हथियार होगा, दूसरा वेपन होगा, वह दूसरा वेपन उनका टैक्सेशन सिस्टम होगा। जब वह सरकार ऐसा महसूस करेगी कि हमारी इकोनॉमी में अंडर कंजम्पशन हो रहा है, जब अल्प उपभोग हो रहा है, यानी डिमांड गिर रहा है, क्योंकि अगर आपका कंजम्पशन कम होगा तो आपका डिमांड कम होगा। तो डिमांड में गिरावट आएगी तो इकोनॉमी, आप समझ सकते हो कि हाउस होल्ड कंजम्पशन और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो हमारे जीडीपी का 55% है। और अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन में अगर गिरावट आएगी तो इसका सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर दिखाई देगा। वही हुआ जिसका डर था। तो इसमें केन्स का सलूशन यह था कि जब भी इकोनॉमी में गिरावट आए तो आप एक काम करिए, आप उस समय टैक्स की राशि को कम कर दीजिए और सरकारी खर्च को बढ़ा दीजिए। ये हुआ केन्स का रिकमेंडेशन, क्योंकि केन्स का कहना यह था कि इसे धीरे धीरे इकोनॉमी में डिमांड आएगी, डिमांड आने से कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से फिर डिमांड बढ़ेगा, और जब धीरे धीरे जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो कॉरपोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, क्योंकि इकोनॉमी में एक एनिमल स्पिरिट पैदा होगा, उसका मानना था। अब मैं स्टूडेंट्स थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। जब 2020 में कोविड की स्थिति आई तो पीछे मुड़कर आप 2020 में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे, रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसमें मुझे डाउट है क्योंकि आप लोग हो सकता है अंडर ग्रेजुएशन उस समय रहे हों, लेकिन 2020 में आपने पढ़ा अवश्य होगा कि जब कोविड-19 आया तो उसका मुकाबला करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक योजना लाई, आत्मनिर्भर भारत, जिसकी उसमें कुछ आलोचना भी हुई थी कि धीरे धीरे कहीं हम इनवर्ड लुकिंग तो नहीं हो रहे हैं, हम नेहरूवादी आर्थिक मॉडल की तरह कहीं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी तो अडॉप्ट नहीं कर रहे, कहीं हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पीछे तो नहीं हट रहे, ये सब आर्थिक उदारीकरण की दौड़ से हम पीछे तो नहीं आ रहे, ये सारे मुद्दे उस समय उठे थे। तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो उन्होंने अवधारणा लाई थी उसमें 20 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात थी, इकोनॉमी को ऊंचा उठाना है पोस्ट कोविड में। तो पहले वो मॉनेटरी इंटरवेंशन लेकर आए थे। मॉनेटरी इंटरवेंशन से हमारा आशय यह है कि लोगों को बिल्कुल ही कम से कम इंटरेस्ट पर लोन मुहैया कराया जाए ताकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। अब यहीं पर फिर आपको केन्स की एक बात याद आएगी कि जॉन मेनार्ड केन्स ने एक बात कही कि देखिए, आप अगर चाहे कितने भी सस्ते दर पर लोन मुहैया कराएं तो कॉरपोरेट सेक्टर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, और कॉमन पीपल को भी जब तक आगे की आमदनी नहीं दिखेगी तब तक वह ऋण लेकर खर्च नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि बैंक लोन के माध्यम से हम डिमांड को क्रिएट करें तो इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। वही हुआ, गवर्नमेंट ने कोशिश की लेकिन उस समय इकोनॉमी में डिमांड नहीं उठा। तो क्या हुआ कि जब अगला बजट आया तो उस बजट में हमने देखा कि गवर्नमेंट उस समय 10 लाख करोड़ रुपए लेकर कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब उससे हमारे एसेट्स का भी निर्माण होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, यानी सरकारी व्यय लेकर आए। ये तो बहुत अच्छी बात थी अपने आप में कि भाई आप इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकर आए। कोविड के जस्ट बाद की बात है। अब मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, एक एमएसएमई के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि भाई अब हम लोगों को भी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट कम से कम अगर केनेसियन पॉलिसी को फॉलो कर रही है तो उसको समग्रता से फॉलो करेगी, मतलब टैक्स की राशि भी कम करेगी। अब रह गई कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की बात, तो मैं स्टूडेंट्स आपको याद दिला दूं कि यह काम गवर्नमेंट कर चुकी थी कोविड-19 से पहले। 2019 में ही कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया था। गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत उम्मीद थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैं एक बात और भी आपको याद दिला दूं कि इकोनॉमी में जो गिरावट आई थी वो कोविड-19 से पहले ही आ चुकी थी। मतलब कोविड-19 से पहले हमारी इकोनॉमी में डिक्लाइन का ट्रेंड बन चुका था, क्योंकि जो 2017 के बाद जो जिस तरह से पॉलिसी
अनफोल्ड होता गया, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर हमारा जीएसटी लागू हुआ, तो इकोनॉमी इतने सारे जोल्ट को एक साथ सहन नहीं कर पा रही थी। तो खैर इस कारण से इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी कम हुई और ग्रोथ रेट बहुत नीचे गिर गया था। तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया गवर्नमेंट ने कि कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर हम मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कि आप जानते हो कि जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स है, जो पूंजीपति निवेशक हैं, तो जो उद्योगों के मालिक, तो उन्होंने उनकी जानबूझकर उनके टैक्स को कम किया कि वो कम से कम निवेश को बढ़ाएंगे। खैर एनीवे, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को तो पहले ही राहत मिल चुकी थी, लेकिन जो कॉमन पीपल मिडिल क्लास के राहत की बात थी, हम जैसे मिडिल क्लास की, तो हम भी उम्मीद कर रहे थे गवर्नमेंट हम लोगों के सर्विस टैक्स को कम कर देगी या पर्सनल इनकम टैक्स को कम कर सकती है कम से कम, और अगर पॉसिबल हो सके तो जीएसटी में भी थोड़ी कमी हो सकती है। वैसा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट का सिर्फ यही मानना था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो दोहरा फायदा भी होगा, और प्लस हमारा जो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर है, अगर हम कैपेक्स के एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर इनकरेज होगी और वो निवेश लेकर आएगी। लेकिन मैं उसमें 3 इयर्स तक नियरली 11 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं, उसके बावजूद भी कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं है। एनिमल स्पिरिट क्रिएट नहीं हुआ इकोनॉमी में। आप इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा, इकोनॉमिक सर्वे को निराशा यह हुई कि एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर का इनकम बढ़ा है, उनकी निवेश की कैपेसिटी बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ उन्होंने वर्कर्स को उचित वेजेज नहीं दिया, वर्कर्स को वेजेस से डिप्राइव किया है, इस कारण से अंडर कंजम्पशन आया है। और अगर आज इकोनॉमी में डिमांड में गिरावट आई है तो उसमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर की कोताही उत्तरदायी है। फिर गवर्नमेंट की आंखें खुली कि नहीं, हमें मिडिल क्लास को एक्टिवेट करना होगा। तब आप देखिए कि एनिमल स्पिरिट को लाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, उसने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम निवेश को बढ़ाते हैं। तो उसने क्या किया कि हम जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उसको कम करते हैं। तो उपभोग या कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने टैक्स का जो रिबेट दर है उसको पहुंचा दिया 12 लाख रुपीस तक। 12 लाख रुपीस। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि क्या ये एग्जेम्प्टेड बेस है? नहीं, एग्जेम्प्टेड बेस ये नहीं है। एग्जेम्प्टेड बेस तो 4 लाख ही, यह है रिबेट रेट। मतलब टैक्स का कैलकुलेशन तो होगा, लेकिन कैलकुलेशन होने के बाद फिर टैक्स का रिबेट हो जाएगा। तो मतलब यह हुआ कि 12 लाख, अगर मिडिल क्लास के हाथ में 12 लाख आएगा तो दैट विल क्रिएट द डिमांड। और बहुत प्राउडली गवर्नमेंट ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डिमांड के रूप में उम्मीद कर सकते हैं, इससे डिमांड बढ़ेगी। बट इट वाज ए शॉर्ट टर्म मेजर। आपको लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 12 लाख जो इनकम टैक्स के स्लैब को ऊपर बढ़ाया गया, उसके आलोचक भी कुछ कहना चाहते हैं, जिसे मैं आपको शेयर कराना चाहूंगा। उनका कहना है कि जब 2023 में कैलकुलेशन हुआ तो 5 लाख रुपीस टैक्स देने वाले, 5 लाख रुपीज उससे ऊपर टैक्स देने वाले मात्र पॉपुलेशन के 1.3% लोग थे, और टैक्स देने वाले 1.6% है। तो आप जो टैक्स में रिबेट दे रहे हो, इससे आपका डिमांड कितना क्रिएट होगा? क्योंकि आपका मिडिल क्लास जो है वो इंडिया में लगभग उनकी संख्या 30-31% है। वैसे मैं बताऊं कि इंडिया का मार्केट मिडिल क्लास का मार्केट रहा है, और इस क्लास के मार्केट को कहते हैं कि हमारे पास जो करीब 30 करोड़ जो कंज्यूमर्स हैं वो पूरे दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। लेकिन आज हमारे कंज्यूमर ही हमें काम नहीं दे पा रहे, हाउस होल्ड सेक्टर में ही डिमांड का डिक्लाइन। तो खैर गवर्नमेंट ने मेजर लिया है, स्वागत योग्य है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने कैपेक्स को, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं पूंजीगत व्यय को,
गवर्नमेंट ने पूंजीगत व्यय को ऐसा नहीं है कि कम नहीं किया, मतलब कम कर दिया, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी 11.2 करोड़ रुपीज उसने यानी पूंजीगत व्यय किया है, और इससे आपको बहुत फायदा होना है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना है। और इसके भी दो मेजर हैं, देखिए, एक है तात्कालिक, जैसे आप देखते हो कंजम्पशन देखते हो, दैट वाज तात्कालिक मेजर है, वो तात्कालिक है, क्योंकि आपको कंजम्पशन बढ़ाना है तो 12 लाख रुपीज आपने इनकम टैक्स को कम किया, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रोजगार देगा, वर्कर्स को रोजगार देगा, लेकिन डिपेंड करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि उसमें जो पूंजीगत व्यय होता है माय स्टूडेंट्स, उसमें एक बात होती है, एक टेक्निकल पॉइंट होता है कि उसमें पूंजी कितनी, यानी उसमें एक कैपिटल का कितना योगदान है और लेबर का कितना योगदान है। क्योंकि आप अगर जैसे आप मशीन खरीदते हो तो मशीन तो रोजगार नहीं देगा, लेकिन वह भी इसका पार्ट है। लेकिन आप अगर 500 वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हो तो उससे तो रोजगार बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे कर रहे हो, लेकिन वर्कर्स को रोजगार मिलना है, क्योंकि आप पोर्ट बना रहे हो, आप हाईवेज बना रहे हो, आप रोड्स बना रहे हो, तो इससे आपके दोहरे फायदे होंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, मतलब आपका बिजनेस सुधरेगा, आप में अर्थव्यवस्था में त्वरित गति आएगी, और प्लस इसके साथ साथ आपका रोजगार सृजन भी होगा। तो इसका तात्कालिक लाभ भी है और दूरगामी लाभ तो खैर इसका बहुत है। तो ये कुल मिलाकर एनिमल स्पिरिट को पैदा करने के लिए इस बार गवर्नमेंट ने दोनों मेजर ले लिए बच्चों, जो केन्स के फार्मूला के अनुकूल हो गया। यानी उसने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए टैक्स को भी कम किया, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया। लेकिन इसे क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई आपने जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए क्या किया, उसके पास तो उतना इनकम नहीं होता है, तो उसके लिए आपको जीएसटी में आपने स्लैब में कोई रैशनलाइजेशन नहीं किया, वह उनके लिए, या आपने इधर जो मनरेगा प्रोग्राम है उसमें मनरेगा में आपने इन्वेस्टमेंट आपका लगभग कम ही हुआ है, अगर रियल टर्म में देखें तो कम माना जाएगा, क्योंकि 86,000 करोड़ रुपए का जो आपका निवेश है वह निवेश उतना पक्का नहीं है, और गांव में तो रोजगार देने का वो बहुत बड़ा साधन है। कॉरपोरेट सेक्टर भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, और भी बहुत सारे इस तरह के सिविल सोसाइटी थी, वो भी गवर्नमेंट को कह रही थी कि मनरेगा के एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, उससे ओवरऑल इकोनॉमी को लाभ मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि सरकार को एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ गई हो, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट अच्छा रहा, 3.8% रहा, तो सरकार कुछ इस बात से ज़्यादा, और चूंकि उसको टैक्स भी कम करना था तो इसलिए उस एरिया को सरकार ने थोड़ा नेग्लेक्ट किया। लेकिन मुझे लगता है कि नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था। कर चलिए, एनिमल स्पिरिट पैदा करने के लिए दोनों के दोनों फैक्टर को जोड़ दिए गए। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं। देखिए, अब है कि भाई ये तो टाइमली मेजर नहीं है, तो अब परमानेंट रोजगार सृजित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। तो चलिए पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में आप जानते ही हो कि जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है वो पूरा आ जाता है, उसमें माइनिंग भी एक तरीके से आ जाती है। तो प्राइमरी सेक्टर में आप देखेंगे कि सबसे पहले कृषि के विकास के लिए गवर्नमेंट ने हालांकि बात तो की कि कृषि हमारा पहला ग्रोथ इंजन है, और कृषि को उसने पहला ग्रोथ इंजन कहा, लेकिन बातें तो बहुत बजट में हुई, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए कुछ कंक्रीट ऐसा कोई प्रोग्राम तो है, लेकिन उसमें उसका आउटले में कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई। आउटले वृद्धि होती तो फिर ऐसा माना जाता कि चलो एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा हुआ। तो एक चीज ये हुई कि आपने देखा होगा कि किसान क्रेडिट, केसीसी जिसको कहते हो, किसान क्रेडिट स्कीम जो है, यानी केसीसी, उस केसीसी की रकम को, जो उसका स्लैब है, उसके आधार पर किसानों को ऋण दिया जाता है। किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को, मतलब पेजेंट्स को है, जो कैटल ब्रीडर्स हैं उनके हैं, जो फिशरमैन हैं, उन सबको इसमें लोन दिया जाता है। तो पहले इस लोन की सीमा 3 जो वह 3 लाख थी, शॉर्ट टर्म लोन है, उसको बढ़ाकर 3 से 5 लाख कर दिया गया। चलिए, एक फायदा यह दिखा। उसके बाद एक प्रधानमंत्री धन धन योजना लाई गई, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री धन धन योजना इसी में लाई गई है।
अब ये प्रधानमंत्री धन योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया गया है। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, हर तरह से खाद, बीज, सिंचाई वगैरह हर तरह से उनको सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो यह भी चलिए किसानों के लिए खुशी की बात है। उसके बाद पंजाब के किसान तो बहुत समय से नाराज चल रहे थे, तो वो जो चाह रहे हैं वो तो सरकार के बस में नहीं है, क्योंकि सरकार तो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स लाना चाहती है, और उसमें तो आप जानते ही हो कि उसमें जो डिमांड हो रहा है अभी उस हद तक तो सरकार नहीं जाना चाहती है। लेकिन हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा राहत देने का कुछ काम किया। एक तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन करके एक प्रोग्राम शुरू हुई, जिसमें देखो अब चना के मामले में तो हम आत्मनिर्भर है, लेकिन उड़द है, मसूर है, अरहर है, इन दालों का प्रोडक्शन के लिए हमें अभी भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। एक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन करके यह योजना आपने सुनी होगी, यह योजना लाई गई। और एक कपास मिशन पर भी बल दिया गया कि भाई कपास की खेती पंजाब में भी बढ़ाई जाए, इससे पंजाब के किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये एग्रीकल्चर में जो यह योजनाएं लाई गई हैं, इन योजनाओं का फायदा किसानों को मिलेगा। अब एलाइड सेक्टर्स को भी कुछ फायदा दिया गया, जैसे मत्स्य पालन के लिए भी स्कीम लाई गई है। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इंडस्ट्री की भी बात की गई है। आप कह सकते हो कि जो उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहते हो, उसका भी अप्रत्यक्ष लाभ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर जो बल दिया गया है उसका भी अप्रत्यक्ष लाभ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को मिलेगा। तो चलिए, एग्रीकल्चर को तो लाभ मिलना ही चाहिए। मैं स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि 46% से 48% लोग आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और हमारा जो टोटल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का अंशदान कम हो के 15.5% से 16% हो गया है। तो लगभग इंडिया के 50% जनसंख्या में 15-16% रिसोर्सेस बट रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो चलिए, एग्रीकल्चर में तो होना चाहिए। अब इससे जुड़ा हुआ सेक्टर, एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में ही है, तो माइनिंग भी है, यानी खनन। तो खनन में आप देखेंगे एक मिशन आपने सुना होगा जिसकी घोषणा हुई है, उसको कहते हैं क्रिटिकल मिनरल माइनिंग मिशन। माइनिंग मिशन, ये जो मिशन है लगभग इस तरह के 12 क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं खनन उद्योग में, जिसमें आपका कोबाल्ट भी आता है, लिथियम आता है, लिथियम बैटरी बनाने में काम आता है, उसी तरह से कॉपर है, निकेल है। तो इस तरह के 12 आइटम्स हैं जिस पर हम आयात पर निर्भर है। लिथियम वगैरह के लिए हम चाइना पर आयात पर निर्भर हैं। तो इस मिशन पर बल दिया गया है ताकि उन चीज़ों की आयात कम हो, और इसमें हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके, इसमें हम खुद आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि आगे चलकर हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करना है, तो इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो इन दोनों में ये से आपको इसमें रोजगार सृजित होगा, इससे भी रोजगार सृजित होगा, और डेवलपमेंट भी होगा लॉन्ग टर्म। फिर आप आ जाते हो सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब द्वितीय क्षेत्र। तो अब इसमें आपको ऐसा लगेगा इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें गवर्नमेंट की क्या योजना है। तो एक तो देखो बिग कॉरपोरेट के लिए, तो बिग कॉरपोरेट के लिए तो सरकार ने कुछ खास झोला नहीं खोला, क्योंकि झोला खोलने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कॉरपोरेट टैक्स को वैसे भी बहुत कम कर दिया गया, और गवर्नमेंट ने तो बल्कि इकोनॉमिक सर्वे में चेतावनी दी है कॉरपोरेट सेक्टर को कि आप जो एआई मिशन है, जैसे इंडिया इस बार एआई मिशन पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया है, और उसमें आप जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका जो नेशनल मिशन है वो तो गवर्नमेंट पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसमें आउटले ने गवर्नमेंट 500% ज़्यादा बढ़ाया है इस बार। और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन
को बहुत तरजीह देने का कारण यह है कि पहले तो वेस्टर्न कंट्री इस दौर में आगे थे, और आप जानते हो कि चीन के डीप सीक ने हलचलें मचा दी है। तो हमने महसूस किया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन में हम जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो चीन से तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और उसका हर क्षेत्र में प्रयोग होना है, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सारे क्षेत्र में प्रयोग होना है। तो लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कहते कि एथिकली उसका प्रयोग होगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को चेताया कि देखिए आप ऐसा है कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि आप आर्टिफिशियल मिशन का जरूर आप इस्तेमाल करिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लेबर। क्योंकि गवर्नमेंट ने चेतावनी दी उनको कि अब अगर, चूंकि वैसे भी आपने लेबर के कंजम्पशन को कम कर दिया है, अब अगर आप आर्टिफिशियल मिशन के सहारे लेबर को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में डालेंगे तो हम फिस्कल इंटरवेंशन करेंगे। फिस्कल इंटरवेंशन का मतलब हुआ कि आप पर टैक्स लगाकर और आपसे पैसा छीनकर वर्कर्स को बांटेंगे। तो दैट इज कॉल्ड फिस्कल इंटरवेंशन, मतलब पर कर लगाएंगे। तो इस तरह से जब इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने इस प्रकार की चेतावनी दी है, तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से तो इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करेगी? तो चलिए, बिग कॉरपोरेट के लिए एक झोला सिर्फ यही खुला कि देखिए आप लोगों को आपत्ति है, आप लोग को इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ रहे हो। तो हो सकता है आपका दो कंप्लेन हो। एक कंप्लेन यह हो कि कंजम्पशन यानी कम है, डिमांड कम है, तो चलो मैं डिमांड भी बढ़ा देता हूं। दूसरा आपका कंप्लेन हो सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में कम है। तो हम एक उपाय यह करते हैं, हम लाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2O। अब इसका नाम दिया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2O। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को के दूसरे चरण को ला रहे हैं। अब ये भी हम सुविधा आपको दे रहे हैं। तो बिग कॉर्पोरेट को उन्होंने इतना ही झोला खोला। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भैया मुझे करेगा एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, वही एमएसएमई ही हमारे, इंग्लिश में लिख देता हूं, एमएसएमई ही लोगों को रोजगार देगा। तो एमएसएमई में गवर्नमेंट ने दो तरीका अपनाया। एक तरीका तो उसने यह अपनाया कि एमएसएमई का जो क्रेडिट का लिमिट था उसको बढ़ा दिया। पहले जैसे एमएसएमई को 5 करोड़ का क्रेडिट लिमिट था, उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया कि 10 करोड़ तक क्रेडिट उनको मिल सकता है। अब उसमें आप समझ सकते हो एससी एसटी और महिलाओं के लिए तो विशेष सुविधाएं दी गई है, वो भी बजट में आपको दिखा होगा। लेकिन 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया, और स्टार्टअप की सीमा और भी बढ़ा दी गई, 10 करोड़ से 20 करोड़ तक उनको क्रेडिट मिल सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि एमएसएमई को बढ़ावा दो। वैसे भी इंडिया में 1 करोड़ एमएसएमई है, वही लोगों को रोजगार दे सकता है। इसके अलावा कहा कि नहीं, बड़े उद्योग नहीं, हम छोटी यानी लेबर इंटेंसिव उद्योग पर बल दिया गया। तो कौन कौन से एरिया को चुना गया? तो उस एरिया को चुना गया फुटवियर, खिलौने, क्योंकि अभी एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिख रही है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट पर अमेरिका एक भयंकर चुंगी लगाने वाला है, और शुरू भी कर चुका है, प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो अब इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि हम बदले में उस मार्केट को टैप कर लें, और उसमें एक अच्छा खासा आइटम्स चाइना से यूएसए जाने वाला टॉयज भी था। तो इंडिया ने भी सोचा कि यस वी हैव टू एक्सपोर्ट द टॉयज। तो फुटवियर का है, टॉयज का है, टेक्सटाइल्स का है, लेदर एंड नॉन लेदर प्रोडक्ट्स। लेदर चाइना से जाता था, तो लेदर एंड नॉन लेदर प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जाने वाले हैं। अब बताइए, एक टॉयज से इमेजिन कर सकते हैं 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये हमारा रोजगार क्रिएट करेगा। स्टार्टअप है, वो रोजगार क्रिएट करेगा। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि इन प्लेस ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर बेटर टू बी जॉब क्रिएटर। तो एग्रीकल्चर कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, क्रिटिकल मिनरल जो माइनिंग मिशन है उससे फायदा होगा। फिर आप देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और फिर हम जो
विशेषकर एमएसएमई और छोटे उद्योगों पर हम डिपेंड कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। तो हमारा जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उपभोग बढ़ेगा। और हमारा इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात की ओर हिंट किया कि हमको 80 लाख वार्षिक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उससे कम में अपने को काम नहीं चलेगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यानी सेकेंडरी सेक्टर में यह आप देख रहे हो कि बदलाव हुआ है। अब आप देखते हो टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। एक काम करते हैं, तृतीयक क्षेत्र को हम लोग दो परिधि में रख देते हैं, तृतीयक को यानी टर्शियरी सेक्टर को। टर्शियरी को हम लोग यानी तृतीयक क्षेत्र को दो कैटेगरी में कर देते हैं। एक कर देते हैं डोमेस्टिक यानी घरेलू, तो घरेलू में हमने टर्शरी सेक्टर में रोजगार के लिए सबसे बढ़िया क्या पकड़ा है पता है? पर्यटन, टूरिज्म पर विशेष बल है। यह एक आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के रूप में इमर्ज करेगा। और ये जो टूरिज्म है ये हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्लैंक बनेगा। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया? तो वीजा के नियमों को सरल किया जाएगा, ई वीजा की व्यवस्था की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा। एक आपने सुना होगा बजट में उड़ान योजना, उड़ान स्कीम। ये उड़ान स्कीम क्या है पता है आपको? उड़ान स्कीम इज सच एन स्कीम जो 120 स्थलों को हवाई सेवाओं से जुड़ेगा और उससे भी हमारा टूरिज्म को बहुत तरक्की मिलेगी। इस स्कीम को लाया गया और खास कर जो बुद्धिस्ट सेंटर्स है उसके प्रमोशन की बात की गई, क्योंकि बुद्धिज्म हमारे लिए सॉफ्ट पावर का मतलब है कि बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक साधन है। तो हम बुद्धिज्म की विशेष रूप से बुद्धिज्म जो रिलीजियस सेंटर्स है उसके डेवलपमेंट में हम विशेष रूप से काम करेंगे। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म पर हम बल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल सस्ता होगा और हम मेडिकल सुविधा मुहैया कराएंगे तो दूर दूर से आएंगे। वैसे देखिए हमारे घरेलू टूरिस्ट तो बहुत समय से एक्टिव हो रहे हैं, हमें फॉरेन टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना होगा। इससे हमारा एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ये बढ़ेगा और फिर इकोनॉमी में परमानेंट डिमांड क्रिएट होगा। तो एक तो हमने टूरिज्म को देखा, दूसरा आपने देखा शिपिंग, जहाज। इस बार आपने देखा कि माना गया कि देखिए हमारा जो वायु रूट है और वायु मार्ग और स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग सस्ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि शिपिंग के डेवलपमेंट के लिए शिपिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा गया और शिपिंग के विकास के लिए कुछ चीज़ें मुहैया कराई गई कि वे शिपिंग के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है, उसके लिए कंसेशंस प्रदान किया गया है, उसके लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भी ड्यूटीज कम की गई है, ताकि हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो थ्राइव करे। और शिपिंग आज की तारीख में हमारी जरूरत भी है, क्योंकि ओशन में हमें मजबूत बनना है। तो ये पहलू पर बल दिया गया है। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसमें आपको उड़ान स्कीम भी है, शिपिंग भी है, इसके अलावा पोर्ट वगैरह। बाकी तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, उसमें और भी कई तरह की चीज़ें विकसित होनी है, लेकिन इन दो चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा आप देखते हैं जैसे घरेलू के अलावा आपका आता है वैदेशिक क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर में हमने क्या उपाय लिया? तो देखो एक्सटर्नल में सबसे पहला हमारे इस बजट में यानी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, बजट में कहा गया कि हमारा जो निर्यात है, निर्यात ग्रोथ का एक बेहतर माध्यम है। इसलिए निर्यात ग्रोथ से संबंधित भी एक मिशन
शुरू किया गया है। निर्यात को भी मिशन मोड में डाल दिया गया इस बार कि निर्यात हमारा टारगेट होगा। और ऑब्वियस है कि आपका निर्यात बढ़ेगा तो प्रोडक्शन और निर्यात का रिलेशनशिप होगा। आप देख, जैसे आप फुटवियर है, आपका खिलौने हैं, टॉयज है, ये सब लेदर है, नॉन लेदर है, ये सब निर्यात की वस्तु में जाती जाएगी, आपका निर्यात बढ़ता जाएगा। वो भी रोजगार संवर्धन का एक बेहतर माध्यम होगा। और निर्यातक को सुविधा भी दी गई कि वो अपना वहाँ पर भी सेंटर बना सकते हैं जिस देश में वो निर्यात करते हैं, और वहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर। उसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर में ये किया गया कि एफडीआई को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। जैसे देखिए, तो इंश्योरेंस सेक्टर था, बीमा। तो इंश्योरेंस सेक्टर में पहले एफडीआई, जो इंश्योरेंस सेक्टर है यानी बीमा सेक्टर, उसमें जो एफडीआई थी वो 76%, मैंने विदेशी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का प्रतिशत 76 था, 76%, उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया। अब हमारे बहुत सारे विदेशी निवेशक हैं वो इंश्योरेंस में आएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। अब देखिए, एक एरिया ऐसा है, तो ये हम कर दिया। दूसरा, हमने आयात निर्यात नीति में एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में भी कुछ परिवर्तन किया है। जैसे अब आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की भूत भी इस पर छाई रही हमारे बजट पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को, आप जानते ही हो कि इंडिया के जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उस पर वो लेस आउट कर चुका है, उस पर वो अपना क्रोध उतार चुका है ना। और तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चीज़ों पर इंपोर्ट की राशि कम की है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों पर बढ़ाया भी है। और कुछ चीज़ों को अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखकर, जैसे 35-36 ऐसे आइटम्स हैं जिसमें विशेषकर मेडिसिन्स हैं, और तो उस फार्मास्यूटिकल्स वाले में जिसमें कि कैंसर से ट्रीटमेंट से संबंधित भी है, उन सब पर हमने इंपोर्ट की राशि कम कर दी है। कुछ हमारे इंटरमीडिएट गुड्स भी है जिस पर इंपोर्ट की राशि कम की है, लेकिन कुछ पर इंपोर्ट बढ़ाया भी, जैसे टॉयज पर बढ़ा दिया है, जो से लेदर पर बढ़ा दिया। तो ये सब इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि उसमें हमको अपने होम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर एक्सटर्नल सेक्टर में यही हमारे पास हमारा चेंज है, और यह भी एक तरह से प्रोग्रेसिव स्टेप माना जाए। इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं, हमको इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। तो इंडस्ट्री में हमने आपको बताया फुटवियर है, बाकी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए ऊर्जा, एनर्जी। क्योंकि देखिए, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमने पहली बार, क्योंकि इससे पहले आप जानते ही हो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए 2011 से ही हम प्रयास कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की पॉलिसी 2015 में ही शुरू किया। बावजूद इसके हमारी अभी भी पूरे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन मात्र 15% है। 2021 में आपने देखा कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की, और 14 उद्योगों को हमने प्रोडक्शन लिंक्ड, 14 आइटम्स को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया। लेकिन 2 आइटम्स को इसमें फायदा हुआ। एक हमारा इसमें फार्मास्यूटिकल्स था और एक इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो इन्हीं दोनों को फायदा हुआ, बाकी चीज़ों को, बाकी क्षेत्र को उतना फायदा नहीं दिख रहा है। तो हमने इस बार क्या किया, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ऊर्जा की जरूरत होगी, तो एक तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ाना है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। तो उसके लिए हम लोग लिथियम वगैरह के आयात पर भी बल दिया है, और बल दिया है कि हमारे अपने जो ईवी कार है, ईवी कार यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग प्रमोट करेंगे। और इस बार के बजट का एक बहुत बड़ा आकर्षण है, वह आकर्षण है 20,000 करोड़ रुपए न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, कि हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना है। और उसमें हम लोगों ने क्या रखा है, 100 गीगावाट, यानी 2047 तक हमारा प्रोडक्शन 100 गीगावाट तक पहुंचना चाहिए। अब ये एम्बिशियस योजना हो सकती है। अभी हम लोग 20,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किया, उसमें 5 हम कम से कम अपने लघु परमाणु केंद्र विकसित करना चाहते हैं। और हम
एक बहुत बड़ा चेंज लाने जा रहे हैं। एक तो परमाणु ऊर्जा कानून में भी चेंज लाने जा रहे हैं, क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं खुला हुआ था, हम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं, विदेशी निवेशक के लिए खोल रहे हैं। और हम एक बहुत बड़ा चेंज लाने जा रहे हैं, सिविल लायबिलिटी एक्ट जो हमारा है उसमें हम अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि हमने यूएसए के साथ 2005 में ही एक न्यूक्लियर ट्रीटी की थी। उस न्यूक्लियर ट्रीटी के तहत हमारी जो सिविल न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उसको हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला था। और अमेरिका के द्वारा हमारे कुछ परमाणु संयंत्र बनाए जाने थे, कुछ हमारे यहाँ कुछ परमाणु इस तरह के यूरेनियम बेस्ड कुछ परमाणु केंद्र विकसित किए जाने थे। लेकिन हमारी जो सिविल लायबिलिटी एक्ट है वह परमाणु ऊर्जा स्थापित करने वालों पर इतनी लायबिलिटी थोप देता है कि जितने भी निवेशक हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, वो डर के पीछे हट गए। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे देश को भी चाइना ने कुछ ऐसे परमाणु संयंत्र लगा दिए, लेकिन सिविल लायबिलिटी एक्ट के कारण हमारे यहाँ अमेरिका ने एक भी या कोई भी फॉरेन कंट्री से हम एक भी नहीं लगवा पाए। तो इसका मतलब हुआ एक भी हमारा परमाणु संयंत्र स्टैब्लिश नहीं हुआ। अब हम इसको खोलने जा रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका में भी देखिए रशिया ने बहुत सारे परमाणु इस तरह के रिएक्टर्स लगाए हैं, हमारे यहाँ उस तरह के रिएक्टर्स नहीं लगाए गए। तो एक तो ये किया है। दूसरा है कि स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की बात है कि कुछ स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर लगेगा और जो हमारे परमाणु ऊर्जा की कमी को पूरा करेगा। तो 100 गीगावाट का लक्ष्य अपने आप में बड़ा ही एम्बिशियस लक्ष्य है, लेकिन हम इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं कंक्लूडिंग पॉइंट पर, क्योंकि हम आपका बहुत समय नहीं लेना चाहेंगे। हमने सिर्फ यही देखा कि जो अलग अलग चीज़ें फैली हुई है उसको अगर थोड़ा हम इंटीग्रेट करके देख लें तो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा क्लियर होगी। मामला शुरू होता है 2047 में हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाना है, लेकिन उसके लिए हमें इकोनॉमी में एनिमल स्पिरिट पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए जीडीपी ग्रोथ 8% चाहिए, जबकि हमारे पिछले दूसरे तिमाही में हमारा जीडीपी ग्रोथ कम होकर 5.4% हो गया, जिसका कारण अंडर कंजम्पशन था। तो इस बजट ने अंडर कंजम्पशन को टारगेट लिया, तो उसमें हमने इमीडिएट मेजर भी लिया है जो मैंने बता दिया है, जिसमें इमीडिएट मेजर में हमारा है कि हमने आय कर की राशि की सीमा बढ़ाई है। और इमीडिएट मेजर में हमारा एक दूसरा है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय को बढ़ाया है, लेकिन वो पूंजीगत व्यय का हमारा इमीडिएट भी है और दूरगामी भी है, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी उसके माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा हमने प्राइमरी सेक्टर में क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर में क्या लाया, टर्सरी सेक्टर को भी हमने दो पार्ट में बांटा। हमने घरेलू क्षेत्र में क्या मेजर्स लिए हैं और वैदेशिक क्षेत्र में क्या मेजर्स लिए हैं। तो मोटे तौर पर इतने ही हैं। इसके बाद इसको फैलाते जाइए तो और भी इसमें डेटा बढ़ता जाएगा, आंकड़े बढ़ते जाएंगे, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखने का प्रयत्न करें। तो आज मैं यहीं पर रुकता हूं और फिर आपसे किसी दूसरे क्लास में और दूसरे लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।